हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया एंड आई होप कि आपने रिकर्शन की प्रैक्टिस अच्छे से कर ली है, क्योंकि आज हम रिकर्शन को पीछे छोड़ के सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स शुरू करने वाले हैं। एक्चुअली रिकर्शन कभी पीछे छूटता नहीं है। सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स में भी हम ऐसी कुछ एल्गोरिथम्स देखेंगे जिसमें हम रिकर्शन का यूज़ करेंगे। बैक ट्रैकिंग में आगे भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनमें रिकर्शन यूज़ आएगा, ठीक है। बट जो हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी थी वो हमने 8-10 लेक्चर्स में रिकर्शन के काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं प्रैक्टिस कर लिए हैं। एंड इस पॉइंट पे एक्सपेक्टेशन ये है कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई है, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया है, ठीक ठाक कॉन्फिडेंस आ गया है कि आप रिकर्शन के क्वेश्चंस सोच पाते हैं, कोड लिख पाते हैं, ठीक है यार। कुछ बेसिक टिप्स रिकर्शन के क्वेश्चंस को डीबग करने के लिए, क्योंकि मैंने कुछ कमेंट्स में पढ़ा था कि लोगों के आउटपुट एक्सपेक्टेड नहीं आ रहे हैं जबकि वो सेम कोड लिख रहे हैं जो मैं लिख रही हूँ। देखो, जो मैं कोड लिखती हूँ मैं उसको हमेशा रन करती हूँ और आउटपुट सही आता है, तो इसका मतलब ये है कि आपने कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती अपने कोड में छोड़ दी है। मैं आपको कुछ बेसिक हिंट्स देती हूँ कि आप अपने कोड की गलतियों को कैसे ढूंढ सकते हैं, या फिर ये कह लो कि रिकर्शन में कॉमनली क्या क्या मिस्टेक्स की जाती हैं जो बच्चे यूजुअली करते हैं। तो आप किन किन बातों का ध्यान रख सकते हैं उन मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए। पहली चीज़ यार, बेस केस को ध्यान से देखो। क्या आपने बेस केस पूरा लिखा है? कुछ केसेस में एक नहीं 2 बेस केसेस होते हैं, क्या आपने दोनों कवर कर लिए हैं? ठीक है, जैसे फिबोनाची में 2 थे। और क्या बेस केस में आपने रिटर्न स्टेटमेंट लिखी है? अगर आपने रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखी होगी तो स्टैक ओवरफ्लो एरर आएगा, ठीक है। तो बेस केस को ध्यान से देखो। दूसरी चीज़, जो आप रेकरेंस रिलेशन लिख रहे हो, जो आपने रिलेशन निकाली है स्मॉलर प्रॉब्लम और बिग प्रॉब्लम के बीच में, क्या उससे सारे केसेस कवर हो रहे हैं? कई बार हम रेकरेंस रिलेशन ही गलत लिख देते हैं, ठीक है। तीसरा, ऑर्डर ऑफ सेल्फ वर्क एंड रिकर्सिव वर्क। कुछ क्वेश्चंस में ये ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि यार नहीं, सेल्फ वर्क पहले करना था और रिकर्सिव वर्क बाद में करना था, तो ध्यान दो क्या आपने उल्टा तो नहीं लिख दिया है। या फिर कई बार एरे डॉट लेंथ -1 लिखना था और आपने सिर्फ एरे डॉट लेंथ लिखा हुआ छोड़ दिया है कहीं पे। मैंने शायद लिखते वक्त एरे डॉट लेंथ -1 लिखा, पर आपने जब कोड किया तो आपने ध्यान नहीं दिया और एरे डॉट लेंथ लिखा, ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियों को अपनी ढूंढना खुद से सीखो अपने कोड के अंदर, ठीक है। अपने कोड को खुद से डीबग करना सीखो। अब ये वो स्टेज आ चुकी है कि यू शुड बी एबल टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम्स इन योर कोड बाय योरसेल्फ। कैसे कर सकते हो? एक बार ध्यान से रीड करो, कहीं कुछ एक्चुअल में जो लिखना चाह रहे थे वही लिखा है ना। या फिर अगर लॉजिकली कोई गड़बड़ हो गई है तो एक बार ड्राई रन करके देख लो, ड्राई रन के अकॉर्डिंग क्या सही आंसर आ रहा है और क्या आपके कोड के अकॉर्डिंग भी वही आंसर आ रहा है ना। ऐसा देख लो। दूसरी चीज़ जो मैंने यार आपके लिए की है, मैंने सारे कोड्स अपलोड कर दिए गिटहब पे जो हम लेक्चर में लिखते हैं। आई नो कि नोट्स में भी आपको कोड्स प्रोवाइडेड है, पर नोट्स के कोड कई बार अलग हो जाते हैं उन कोड्स से जो मैं लिखती हूँ। तो मैंने सारे के सारे कोड्स सारे लेक्चर्स के, स्टार्टिंग फ्रॉम लेक्चर 3, 1 और 2 में कोई कोड था नहीं, अंटिल लेक्चर 36 मैंने अपलोड कर दिए, ठीक है। तो आप लेट्स से आप लेक्चर 36 का कोड देखना चाहते हो तो आप सीधा लेक्चर 36 खोलो, और कीपैड कॉम्बिनेशंस का कोड देखना है, कीपैड कॉम्बिनेशंस वाली फाइल खोल लो और कोड देख लो, ठीक है। जो कोड हम लाइव लिख रहे हैं वही मैंने एग्जैक्टली सेम यहाँ पर अपलोड किया हुआ है। कोई भी आप कोड खोल के देख सकते हो। अगर बाई चांस डीबग नहीं कर पा रहे हो तो एक बार अपने कोड से मेरा कोड कंपेयर कर सकते हो अगर सेम लॉजिक लिख रहे हो, ठीक है। सो यार, विद दैट रिकर्शन को करते हैं फॉर नाउ ओवर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद सॉर्टेड एल्गोरिथम्स। देखिए, सॉर्टिंग क्या होती है? सबसे पहले सॉर्टिंग होता है एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना चीज़ों को। अब वो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, वो ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर हो सकता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर हो सकता है, कोई कस्टमाइज ऑर्डर भी आपको दिया जा सकता है, ठीक है। पर अभी हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करेंगे सिर्फ। तो यार फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक एरे दिया जाए 5 4 1 2, ठीक है, और कहा जाए इसको सॉर्ट करो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इसका आंसर होना चाहिए 1 2 4 5। और अगर आपको कहा जाए इसको सॉर्ट करो डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो इसका आंसर होना चाहिए 5 4 2 1, ठीक है। तो यार ये होती है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग की रियल लाइफ में बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट अल्फ़ाबेटिकली सॉर्टेड है। अगर आप किसी शॉपिंग वेबसाइट पे जाते हैं, लेट्स से मिंत्रा पे आप गए हैं, और अगर आपको प्राइस लो टू हाई देखना है, आइटम्स का प्राइस,
तो उसमें एक फ़िल्टर होता है लो टू हाई वाला, तो वो क्या है एसेंशियली प्राइस के बेसिस पे सॉर्टिंग है, ठीक है। तो सॉर्टिंग के बहुत सारे एग्जांपल्स आप देखोगे, बहुत जगह यूज़ करनी पड़ती है सॉर्टिंग रियल लाइफ में भी। तो सॉर्टिंग को इफ़िशिएंटली कैसे कर सकते हैं ये हम मल्टीपल एल्गोरिथम्स में देखेंगे। आज तो हम बबल सॉर्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। बबल सॉर्ट के अलावा हम सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट एंड आई गेस रेडिक्स सॉर्ट, काउंट सॉर्ट, बकेट सॉर्ट ये भी करिकुलम में है, ठीक है। ये सारे सॉर्ट्स जो हैं, हम सारे सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स, एंड रिजल्ट सबका सेम है, करने का तरीका अलग है, कॉम्प्लेक्सिटीज़ सबकी अलग है, ठीक है। एल्गोरिथम्स अलग हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज़ अलग है, किसी का कोई फ़ायदा है, किसी का कोई नुकसान है, ठीक है। कोई टाइम ऑप्टिमाइज्ड है, कोई स्पेस ऑप्टिमाइज्ड है। जो पहली 3 एल्गोरिथम्स हम पढ़ रहे हैं यार, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट, ये तीनों वर्स्ट केस में बिग O n स्क्वायर टाइम लेती हैं। उसके बाद हम क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट देखेंगे, जो कि n log n में, बिग O n log n में हमारा काम कर देंगी, ठीक है। अब आप बोलोगे कि अगर ऐसी बात है तो सीधे मैम क्विक सॉर्ट मर्ज सॉर्ट पढ़ा दो ना, ये 3 एल्गोरिथम्स क्यों पढ़ा रहे हो यार। पहली चीज़, काफ़ी बार आपसे इंटरव्यूज़ में ये एल्गोरिथम्स, बेसिक इंटरव्यूज़ में, छोटे छोटे इंटरव्यूज़ में पूछ ली जाती हैं, और ऐसे डायरेक्टली चाहे एल्गोरिथम ना भी पूछे ना, तो इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि वर्स्ट केस क्या है, लेट्स से इंसर्शन सॉर्ट का बेस्ट केस क्या है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको MCQs वगैरह में बहुत मिल जाते हैं। दूसरा, थिंकिंग एबिलिटी हमारी बढ़ती है कि हम किस किस तरह से एक सेम ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न टू स्टडी दीज एल्गोरिथम्स इज़ कि हम इनके अंदर जो चीज़ें पढ़ने वाले हैं ना, स्पेशली यार जो इंसर्शन सॉर्ट है, बबल और सिलेक्शन का लॉजिक भी कई जगह यूज़ हो जाता है, पर इंसर्शन सॉर्ट के जो लॉजिक है वो ना सिर्फ सॉर्टिंग के लिए, अब आप आगे जाके कुछ क्वेश्चन ऐसे करोगे, ठीक है। एक क्वेश्चन है हैकर रैंक पे काउंट नंबर ऑफ इन्वर्जन्स। अभी आप मत करना इस क्वेश्चन को, अभी नहीं कर पाओगे, बट उसमें इंसर्शन सॉर्ट का कुछ कुछ लॉजिक यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ना सिर्फ जो हम एल्गोरिथम पढ़ने वाले हैं, जो लॉजिक हम सीखने वाले हैं ना, वो सिर्फ नॉर्मल सॉर्ट करने के लिए यूज़ आएंगे, कुछ ना कुछ और काम करने के लिए भी वो यूज़ आ जाएंगे, किसी क्वेश्चन में भी यूज़ आ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम ये सारी एल्गोरिथम्स पढ़ रहे हैं। आज के लेक्चर में हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेक्चर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मैं आपको बबल सॉर्ट एल्गोरिथम क्या होती है और कोड करा के छोड़ दूँ। उसके अराउंड जितनी भी पॉसिबल चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, जो भी आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, वो सारी चीज़ें, सारी थ्योरी, कोड, सब कुछ आज के लेक्चर में डिस्कस होगा, ठीक है। सो विदाउट फर्दर एडू लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑल्सो वन मोर थिंग, ये जो गिटहब रिपोजिटरी है, ठीक है, इसका नाम PW स्किल्स जावा कोर्स कोड्स है, और मैं इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगी, तो आप वहाँ से इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप मेरी प्रोफाइल मानवी त्यागी मेरा यूज़र नेम है, आप यहाँ पर आकर PW स्किल्स जावा कोड्स अगर सर्च करेंगे रिपोजिटरीज़ में तो आपको ये रिपोजिटरी मिल जाएगी, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न इन डिफरेंट एल्गोरिथम्स को पढ़ने का यार ये है, इन एल्गोरिथम्स के पीछे का जो इंटरनल लॉजिक है, लेट्स से आप बबल सॉर्ट पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन सॉर्ट पढ़ रहे हैं, इंसर्शन सॉर्ट पढ़ रहे हैं, तो इनका जो इंटरनल लॉजिक है वो ना सिर्फ आपको डायरेक्टली सॉर्टिंग करने में यूज़ आएगा, सिर्फ डायरेक्टली सॉर्टिंग एल्गोरिथम में यूज़ आएगा, आप कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी देखेंगे जिनमें इनडायरेक्टली इन क्वेश्चंस का, इन एल्गोरिथम्स का लॉजिक यूज़ हो रहा होगा, ठीक है। तो यार आज के लेक्चर में हम बबल सॉर्ट एल्गोरिथम डिस्कस कर रहे हैं। मैं आपको बबल सॉर्ट एल्गोरिथम से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सिर्फ ये नहीं कि आपको एल्गोरिथम बता दी और कोड बता दिया, उसके अराउंड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं, वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, पॉसिबल ऑप्टिमाइजेशंस जो थोड़े बहुत हो सकते हैं, स्टेबल और अनस्टेबल सॉर्ट क्या होता है, ठीक है, सारी चीज़ें जो इंटरव्यू में पूछी जा सकती हैं बबल सॉर्ट से रिलेटेड, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बबल सॉर्ट के अराउंड, वो सब की सब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड लास्टली यार, ये जो मैंने आपको गिटहब रिपोजिटरी दिखाई थी, इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँगी, और एल्स यू कैन सर्च दिस रिपोजिटरी बाय द नेम ऑफ PW स्किल्स जावा कोड्स, ठीक है। मेरी प्रोफाइल में आपको ये रिपोजिटरी मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है। So without further ado, let's get started and study bubble sort. So what is bubble sort algorithm? देखो bubble sort क्या कहता है कि we do a certain number of passes, and in every pass
वी कंपेयर एडजेसेंट एलिमेंट्स, ठीक है, आगे पीछे वाले एलिमेंट्स हम लोग कंपेयर करते हैं एंड स्वैप देम इफ दे आर नॉट इन द करेक्ट ऑर्डर, ठीक है, करेक्ट ऑर्डर में है तो कुछ नहीं करेंगे, और अगर करेक्ट ऑर्डर में नहीं है तो उनको स्वैप कर देंगे। ठीक है, अभी क्या करते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या मतलब हुआ इस बात का। देखो लेट्स से हमारे पास एक एरे है 5 7 4 3 1, ठीक है, ये गिवन एरे है। तो सॉर्टिंग के बाद 1 3 4 5 7 ये एरे कुछ ऐसा दिखना चाहिए, राइट। हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अभी सॉर्ट कर रहे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप खुद लिखना कोड, जो साइंस है ना बस वो पलट जाएंगे, बाकी लॉजिक सेम रहेगा अगर आपको उल्टे ऑर्डर में भी सॉर्ट करना है तो, ठीक है। तो यार यहाँ हमने लिखा था कि वी विल डू अ सर्टेन नंबर ऑफ पासेस। अब ये सर्टेन नंबर कितना है दैट वी विल फिगर आउट वाइल डिस्कसिंग द एल्गोरिथम, ठीक है। पासेस को मैं यार यहाँ पे आइट्रेशन बोल रही हूँ, ठीक है, प्रोग्रामेटिकली एल्गोरिथमिकली हम आइट्रेशन नंबर 1 पे अभी। तो आइट्रेशन नंबर 1 में हमें क्या करना है, हमें जो ओरिजिनल एरे गिवन है पहले तो हम उसे उठाएंगे 5 7 4 3 1, ठीक है। अब हमें क्या लिखा हुआ था कि यार हम एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे और अगर वो सही ऑर्डर में नहीं है तो उन्हें स्वैप कर देंगे, और अगर वो सही ऑर्डर में है तो कुछ नहीं करेंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए सही ऑर्डर क्या होगा कि करंट एलिमेंट नेक्स्ट एलिमेंट से छोटा होना चाहिए, राइट। 5 शुड बी लेस देन 7 एंड 5 इज़ लेस देन 7। तो हम यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, हमने इन दोनों को कंपेयर किया बट ये करेक्ट ऑर्डर में है सो हमने कुछ नहीं किया, ठीक है। तो ये दोनों तो सही ऑर्डर में है बट हमें सारे एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करना है। तो हम कंपेयर करेंगे 7 और 4 को, ठीक है, हम ये वाला कंपैरिजन अब कर रहे हैं 7 और 4 का। और ये दोनों क्योंकि सही ऑर्डर में नहीं है तो यार इन्हें हम स्वैप कर देंगे आपस में, 7 की जगह 4 लिख देंगे और 4 की जगह 7 लिख देंगे, ठीक है। तो मैं इरेज करके यहाँ पर 4 और 7 लिख देती हूँ। अगला कंपैरिजन हम 7 और 3 में करेंगे, ठीक है, क्योंकि हर एक पेयर को कंपेयर करना है। तो अगला कंपैरिजन 7 3 में होगा। इनका ऑर्डर भी ठीक नहीं है, ये भी स्वैप होने चाहिए, 3 की जगह 7 और 7 की जगह 3 आना चाहिए, ठीक है। तो हम इनको भी स्वैप करके लिख देंगे, यहाँ 3 लिख देते हैं, यहाँ 7 लिख देते हैं, ठीक है। लास्ट कंपैरिजन बचा है अब हमारे पास 7 और 1 के बीच का। ये ऑर्डर भी करेक्ट नहीं है तो यहाँ पे भी स्वैपिंग होनी चाहिए, तो 1 यहाँ आ जाए और 7 यहाँ आ जाए। तो यार पहले स्वैप के बाद देखो जो हमारा फाइनल एरे बन गया है 5 4 3 1 7 बन गया है, ठीक है। सेकंड आइट्रेशन में देखते हैं क्या होता है। हमें सेम ही चीज़ करनी है यार, हर आइट्रेशन में हम एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे और जहाँ भी हमें ऑर्डर सही नहीं दिखेगा हम स्वैप कर देंगे। तो अभी हमारे पास करंट एरे 5 4 3 1 7 है, इसके अंदर हम कंपेयर करने लगते हैं। 5 और 4 के बीच में स्वैपिंग होनी चाहिए, राइट, क्योंकि ऑर्डर करेक्ट नहीं है तो 4 पहले और 5 बाद में आ जाएगा। फिर 5 और 3 को हम कंपेयर करेंगे, ये भी स्वैप होनी चाहिए, तो 3 पहले और 5 बाद में आ जाएगा, ठीक है। अब 5 और 1 को कंपेयर करेंगे, 5 और 1 में भी ऑर्डर ठीक नहीं है तो ये स्वैप भी हो जाना चाहिए, 1 यहाँ आ गया और 5 यहाँ आ गया, ठीक है। अब इस पॉइंट पे यार एक चीज़ नोटिस करो, जब हमने पहली आइट्रेशन करी थी तो जो लार्जेस्ट नंबर था वो बबल आउट हो गया था एंड में आके, ठीक है। पहली आइट्रेशन में एटलीस्ट एक नंबर अपनी सही जगह पे पहुंच गया था, 7 सबसे बड़ा नंबर था इस पर्टिकुलर एरे का, पहली आइट्रेशन के बाद 7 सबसे एंड में पहुंच गया है। होना भी ऐसा ही चाहिए था, क्योंकि अगर हम स्वैप करते जा रहे हैं तो हम अल्टीमेटली लार्जेस्ट एलिमेंट को एंड में ले जाएंगे ना। अगर हम मल्टीपल स्वैप्स कर रहे हैं एडजेसेंट एलिमेंट्स के, तो चाहे 7 कहीं पे भी लिखा होता है यार इस एरे में, इस तरह से स्वैप करने के बाद 7 एंड में पहुंच जाता, ठीक है। तो हमें पता है कि 7 तो अपनी सही जगह पर है ही, ठीक है। सेकेंड वाली आइट्रेशन देखो यार, सेकेंड वाली आइट्रेशन में हमने देखा कि 5 जो कि सेकेंड लार्जेस्ट नंबर था वो सेकेंड लास्ट पोजीशन पे आ चुका है। तो लार्जेस्ट नंबर फर्स्ट आइट्रेशन में सही जगह पर आ गया, सेकेंड लार्जेस्ट नंबर सेकेंड आइट्रेशन में अपनी सही जगह पर आ गया। अब यार यहाँ पे देखो मैंने आपको सिर्फ यहाँ तक कंपैरिजंस करके दिखाए, क्या हमें इन दोनों को कंपेयर करने की ज़रूरत है? इन दोनों को हमें कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वी नो कि पिछली आइट्रेशन में 7 तो ऑलरेडी अपनी सही जगह पर आ गया था, तो वी डू नॉट नीड टू इवन चेक कि यार ये दोनों
उल्टे ऑर्डर में तो नहीं है, क्योंकि हमें पता है 7 तो सबसे बड़ा है, वो लास्ट में होगा, उसको 5 से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यार सेकेंड आइट्रेशन के बाद हमें एरे मिल जाता है 4 3 1 5 7, ठीक है। अब हम देखते हैं आइट्रेशन नंबर 3। आइट्रेशन 3 में 4 3 1 5 7 ये हमारे पास गिवन एरे है, ठीक है। 4 और 3 स्वैप होने चाहिए, तो यार 3 यहाँ आ जाएगा और 4 यहाँ आ जाएगा। 4 और 1 को कंपेयर करो, 4 और 1 भी स्वैप होने चाहिए, तो 1 यहाँ आ जाना चाहिए और 4 यहाँ आ जाना चाहिए। 4 और 5 को जब आप कंपेयर करोगे तो ये ऑलरेडी सही ऑर्डर में है, वी डू नॉट नीड टू डू एनीथिंग, ठीक है। क्या अब हमें 4 और 5 को कंपेयर भी करना चाहिए? नहीं यार, 5 तो ऑलरेडी अपनी सही जगह पर पिछली आइट्रेशन में आ चुका था, तो हमें ये वाली कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है। 4 और 5 को कंपेयर ही मत करो। फाइनल एरे मिल गया हमको 3, देखो यहाँ पे 3 है, 1 4 5 7, 3 1 4 5 7। अब हम देखते हैं आइट्रेशन 4। आइट्रेशन 4 में हमारे पास एरे क्या प्रोसेस करना रहेगा हमें, 3 1 4 5 7। अब देखो, क्योंकि 3 आइट्रेशंस कंप्लीट हो चुकी हैं, तो 3 नंबर्स सही जगह पर पहुंच गए होंगे, 3 लार्जेस्ट नंबर्स सही जगह पर आ गए होंगे। 4 5 7, देखो ओरिजिनल आंसर जो होना चाहिए था उसमें 4 5 7 है ना लास्ट में, तो थर्ड आइट्रेशन तक हमने 3 नंबर्स को सही जगह पर रख दिया है, ठीक है। इस एल्गोरिथम का नाम बबल सॉर्ट इसीलिए है क्योंकि यार काइंड ऑफ हर एक पास के अंदर, हर एक आइट्रेशन के अंदर हम एक नंबर को, बेसिकली लार्जेस्ट नंबर को बबल आउट कर देते हैं उसकी करेक्ट पोजीशन पे। अगली आइट्रेशन में ये तो गया, इसके बाद लार्जेस्ट नंबर क्या बचा हुआ है यार, 5 बचा हुआ है 7 के बाद, तो ऐसे स्वैप कर करके यार 5 को बबल आउट कर दिया गया है, ठीक है। आइट्रेशन 4 के थ्रू इजेंशियली फोर्थ लार्जेस्ट नंबर जो कि 3 है, हम देखेंगे कि 3 अपनी सही जगह पर पहुंच जाएगा, ठीक है। 3 और 1 को कंपेयर करेंगे, ऑर्डर सही नहीं है तो 1 की जगह 3 आ जाना चाहिए और 3 की जगह 1 आ जाना चाहिए, ठीक है। क्या अब हमें अगली कंपैरिजन करनी चाहिए? नहीं, क्योंकि वी नो कि 4 5 7 ऑलरेडी सही जगह पर हैं, तो हमें आगे कोई कंपैरिजन्स करने की ज़रूरत ही नहीं है। सो दिस इज़ वेयर वी विल राइट आवर आंसर 1 3 4 5 7। अब देखो, मैंने आपको कहा था कि हमें कुछ सर्टेन नंबर ऑफ पासेस करने होंगे जिसमें हमारा फाइनल एरे हमें सॉर्टेड मिल जाएगा। देखो 5 लेंथ का एरे था, तो 4 पासेस में हमारा एरे सॉर्ट हो गया। 4 पासेस में क्यों ये सॉर्ट हो गया? देखो, एक पास में हम एक नंबर को सही जगह पर रखते हैं, तो 4 पासेस में हमने 4 नंबर्स को सही जगह पर रख दिया। वो कौन से 4 नंबर होंगे जिनको हमने अपनी सही जगह पर रख दिया होगा? 4 लार्जेस्ट नंबर्स, 7 सही जगह पर आ गया होगा, 5 सही जगह पर आ गया होगा, 4 सही जगह पर आ गया होगा, 3 सही जगह पर आ गया होगा। अब बचा एक नंबर और एक ही जगह बची होगी, है ना। तो हमें 5th आइट्रेशन भी करने की ज़रूरत नहीं है, 1 ऑलरेडी सही जगह पर ही पड़ा होगा। समझ पा रहे हो ये वाली बात? 4 नंबर्स को सही जगह पर रख दिया तो 5वें नंबर के लिए तो एक ही जगह बची है, वो ऑटोमेटिकली उसकी सही जगह होगी, ठीक है। इसलिए हम n-1 टोटल पासेस में पूरे एरे को सॉर्ट कर पाए। तो यहाँ पे जो सर्टेन नंबर है, ये सर्टेन नंबर है n-1। हम n-1 टोटल आइट्रेशंस करेंगे। हर एक आइट्रेशन में हम क्या करेंगे? हर एक आइट्रेशन में हम एडजेसेंट नंबर्स को कंपेयर करेंगे, ठीक है, और स्वैप कर देंगे। एंड वी नोटिस्ड व्हाट, कि इन एवरी आइट्रेशन जो करंट लार्जेस्ट नंबर है, ठीक है, हम ये नहीं कह सकते हर आइट्रेशन में लार्जेस्ट नंबर, क्योंकि लार्जेस्ट नंबर तो सेंसिबली 7 ही होता है, बट जो अभी तक का लार्जेस्ट नंबर जो अपनी सही जगह पर नहीं गया है, वो लार्जेस्ट नंबर अपनी सही जगह पर पहुंच जाता है। इन एवरी आइट्रेशन द लार्जेस्ट नंबर in part of array to be processed gets its correct position। पार्ट ऑफ एरे क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे? देखो, जैसे हम थर्ड आइट्रेशन पे आए थे, तो थर्ड आइट्रेशन में हमें सिर्फ इतने एरे के अंदर स्वैप्स करके देखने थे, एक पार्ट ऑफ द एरे के अंदर देखना था। 5 और 7 को हमें देखना ही नहीं था, कब? क्योंकि 5 और 7 ऑलरेडी अपनी सही जगह पर आ चुके थे। 4 की बात करें तो हमें सिर्फ एक पार्ट ऑफ द एरे के अंदर स्वैप करके देखने थे, बाकी एरे के अंदर हमें स्वैप करके नहीं देखना था, क्योंकि 4 5 7 ऑलरेडी अपनी सही जगह पर है, ठीक है। तो जिस पार्ट ऑफ द एरे के अंदर हम स्वैप्स करके देख रहे हैं, उस पार्ट के अंदर जो मैक्सिमम नंबर होता है, जैसे इसके अंदर हमने स्वैप्स करके देखे, तो
तो इस पार्ट के अंदर देखो ओरिजिनली 4 वॉज द मैक्सिमम नंबर, तो 4 अपनी सही जगह पर पहुंच गया था। ठीक है, एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जो कम्प्लीटली गलत ऑर्डर में हो, हर एक नंबर गलत ऑर्डर में है। 7 6 5 4, ठीक है, 4 लेंथ का ले लेते हैं, या चलो 5 का ही ले लेते हैं। 7 6 5 4 3, ये पूरा का पूरा डिक्रीजिंग ऑर्डर है और हमें इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, सॉर्ट करना है बेसिकली हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हम पहली आइट्रेशन से शुरू करेंगे। अब देखिए हमें कितनी आइट्रेशंस करनी है, ये हमें अभी पता चल गया है कि हमें n-1 टोटल आइट्रेशंस करनी है। तो यार साथ साथ अगर हम कोड के बारे में भी सोचते चलें तो हमें एक लूप तो चाहिए होगा जो कि हमें हेल्प करेगा n-1 आइट्रेशंस करने में। ठीक है, और हर एक आइट्रेशन के अंदर हम क्या करते हैं, हम एडजेसेंट एलिमेंट्स को स्वैप करते हैं। ठीक है, तो हमें एक और लूप चाहिए होगा जो कि हेल्प करेगा एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करने में। ठीक है, और उसके अंदर हम स्वैप करेंगे, कंपेयर करेंगे, स्वैप करेंगे इस जे वाले लूप के अंदर। ये जे लूप कितनी बार चलना चाहिए ये अभी हम देखेंगे। एक बार और इसका हम काइंड ऑफ ड्राई रन कर रहे हैं एल्गोरिथम का, सो दैट आपके दिमाग में बैठ जाए कि हम कर क्या रहे हैं। हम पहले i=1 पे खड़े हैं और हम एक जे का लूप चलाते हैं 0 से, और जे और j+1 को कंपेयर करते हैं। ठीक है, और जे को यार अल्टीमेटली लूप के अंदर j++ करेंगे। ठीक है, तो हमने इन दोनों को कंपेयर किया, ये दोनों गलत ऑर्डर में है तो ये स्वैप होने चाहिए। 6 की जगह 7 लिख दिया, 7 की जगह 6। 7 और 5 को कंपेयर किया, ये भी सही ऑर्डर नहीं है तो यहाँ पे भी स्वैप हो गया। 7 4 कंपेयर किया, यहाँ भी स्वैप होना चाहिए, स्वैप कर लिया। यहाँ पे भी स्वैप होना चाहिए तो इधर भी स्वैप हो गया। तो हमारे पास अभी क्या आ गया यार, फाइनल एरे 6 5 4 3 7। ठीक, आइट्रेशन 2 के अंदर 6 5 4 3 7 मिल गया हमें। इसके अंदर हम स्वैप करते हैं 5 और 6, 4 और 6, 3 और 6। ठीक है, तो अब हमको मिल गया 5 4 3 6 7। आप देखो मैं ना आई एम नॉट इवन बॉदरिंग अबाउट कंपेयरिंग दीज। तो जे का लूप जो है पूरा लास्ट तक चलाने की तो ज़रूरत नहीं है। जे का लूप कहाँ तक चलाएंगे हम, जहाँ तक हमें स्वैप्स प्रोसेस करने हैं। देखो अगर हम ith आइट्रेशन पे खड़े हैं, अगर हम i=2 पे खड़े हैं लेट्स से, ये तो वैसे अगर हम ऐसे देखेंगे तो i=0 और i=1 होगा लूप्स के अकॉर्डिंग। बट अगर हम ith आइट्रेशन पे खड़े हैं तो हम जानते हैं कि पिछले i एलिमेंट्स ऑलरेडी सॉर्टेड हैं। ठीक है, तो हमें पहले n-i एलिमेंट्स को सिर्फ प्रोसेस करना है, क्योंकि लास्ट के i तो सॉर्टेड ही हैं। हमें किसकी फिक्र करनी है, हमें फर्स्ट पार्ट ऑफ द एरे जो कि जिसके अंदर सॉर्टेड नहीं है, हमें उसमें से लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना है। तो जो जे वाला लूप है वो पूरा नहीं चलाएंगे हम, ज़रूरत ही नहीं है, लास्ट पार्ट तो पता ही है। तो j=0 से n-i-1 तक चलाएंगे। ठीक है, बाकी अभी जब ये कोड लिखेंगे तब ये दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे और तब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा हमें कि हम कहाँ से कहाँ तक चला रहे हैं। ठीक है, आइट्रेशन 3 में 5 4 3 6 7 आ गया है। ठीक है, आई होप कि अब आपको जिस समझ आ गया है इसका कि यार आसपास हमको सिर्फ कंपैरिजन्स करने हैं, और अगर जहाँ जहाँ गलत ऑर्डर दिखे वहाँ वहाँ स्वैप करना है। इनको स्वैप कर देंगे, यहाँ गलत ऑर्डर है, ये ऑर्डर अब हमें यहाँ पे कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हम जानते हैं 6 7 सही जगह पर है। ठीक है, तो इसके अंदर सिर्फ 4 3 5 6 7 मिल गया हमें, और थर्ड आइट्रेशन में हमें लास्ट के 3 एलिमेंट्स सही जगह पर मिल गए। तो अगली बार आइट्रेशन 4 में वी जस्ट नीड टू बॉदर अबाउट दिस पार्ट ऑफ द एरे। ठीक है, तो आइट्रेशन 4 में 4 3 5 6 7 में हम सिर्फ इस पार्ट ऑफ द एरे के अंदर कंपैरिजन्स करेंगे। ठीक है, तो 4 और 3 गलत ऑर्डर में हैं तो उनको स्वैप कर देंगे, उसके आगे हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यार हमने n-1 पासेस कर लिए हैं, एंड नाउ यू ऑल्सो कैन सी कि यार एरे सॉर्टेड है, 3 4 5 6 7 हमें ऑलरेडी मिल चुका है। ठीक है, तो यार इसका कोड करके देखते हैं फटाफट। हमें यार लेक्चर नंबर 37 बबल सॉर्ट के अंदर, और ये हमारे पास मेन मेथड है, एक बबल सॉर्ट नाम का हम इसके अंदर मेथड बनाएंगे स्टैटिक, जो कि वॉइड रिटर्न करेगा क्योंकि हम गिवन एरे के अंदर ही स्वैप्स कर रहे हैं, गिवन एरे कोई प्रोसेस कर रहे हैं, कोई नया एरे रिटर्न नहीं करना है हमें। ठीक है, ये हमने एरे पास कर दिया, ए मान लेते हैं।
एरे की लेंथ लेट्स से n है, ठीक है। n-1 आइट्रेशंस हमें करनी होंगी, n-1 आइट्रेशंस कह लो या n-1 पासेस कह लो, है ना। तो फॉर इंट i इज इक्वल टू 0 until i लेस देन n-1 तो i प्लस प्लस आउटर लूप में बाहर की आइट्रेशन है। हर एक आइट्रेशन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम एक जे का लूप लगाएंगे क्योंकि हमें एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करना है। ये जे का लूप चलना चाहिए n-i-1 तक, सिर्फ n-i-1 टाइम्स, बिकॉज वी नो कि लास्ट आई एलिमेंट्स आर ऑलरेडी सॉर्टेड। तो उन आई एलिमेंट्स को हमने छोड़ दिया, हमने अपना जो जे लूप है वो n-i- पर ही रोक दिया, n-i-1 तक ही रोक दिया है हमने, ठीक है। यार यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन नहीं है, लेस देन का साइन है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि लास्ट आई एलिमेंट्स आर ऑलरेडी एट करेक्ट sorted positions, so no need to check them, ठीक है। अब हमें क्या करना है यार, करंट एलिमेंट को नेक्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करना है। तो हम देखेंगे क्या ए ऑफ जे करंट एलिमेंट क्या अगले एलिमेंट से बड़ा है। अगर ऐसा है, ठीक है, करंट एलिमेंट नेक्स्ट एलिमेंट से बड़ा नहीं होना चाहिए, हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हैं, तो हमें स्वैप करना होगा। स्वैप करना होगा हमें, यहाँ हमें स्वैप करना होगा ए जे को और ए जे प्लस 1 को। जेथ इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो और जे प्लस 1th इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो, उन्हें आपस में स्वैप करना होगा क्योंकि वो करेक्ट पोजीशंस पे नहीं है। स्वैप कैसे करते हैं हम, टेम्प्रेरी वेरिएबल का यूज़ करके कर सकते हैं स्वैप। तो एक टेम्प्रेरी वेरिएबल में हमने ए जे स्टोर करा लिया, अब हम ए जे को बोल देंगे कि वो हो जाए ए जे प्लस 1 के इक्वल। तो ए जे के अंदर तो ए जे प्लस 1 की वैल्यू आ गई और ए जे प्लस 1 के अंदर डाल देंगे टेम्प, जिसमें ओरिजिनल ए जे की वैल्यू पड़ी होगी, ठीक है। तो इससे हमारे ए जे और ए जे प्लस 1 स्वैप हो जाएंगे, ठीक है। तो यार बस इतना ही अगर हम कर देंगे तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा एरे सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। लेट्स से कि गिवन एरे हम ले लेते हैं 7 6 5 4 3, ठीक है। बबल सॉर्ट इस पे कॉल करते हैं, ए पास किया जा रहा है और नाउ वील हैव टू जस्ट प्रिंट दिस एरे एंड चेक कि ठीक से हमने किया भी है या नहीं। आप नॉर्मल फॉर लूप लगा के कर सकते हैं या फॉर ईच का सिंटेक्स जो है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर इंट आई लेट्स से इन ए एस आउट आई, ठीक है। लेट्स रन इट एंड सी द आउटपुट। सो 3 4 5 6 7 आ गया यार, आउटपुट हमारा ठीक आया है। कोई और इनपुट हम देके देख लें, 5 4 1 2 3 6 0, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सो यार आई होप आपको कोड समझ आ गया है क्या कर रहे हैं हम इसमें। एज डिस्कस्ड इन दी लॉजिक कि हमें n-1 आइट्रेशंस करनी है, तो 0 से लगा के लेस देन n-1 तक ले गए हैं, ठीक है। आई होप ये लेस देन n-1 वाली चीज़ आपको समझ आ रही है, क्योंकि देखो जब हम i इक्वल टू 0 to n लिखते हैं तब n आइट्रेशंस होती हैं। 0 to n का मतलब यहाँ पर है कि n पे लेस देन का साइन है, लेस देन इक्वल टू का साइन नहीं है। तो अगर मैं i लेस देन n-1 लिख रही हूँ तो i की आखिरी वैल्यू, i की आखिरी वैलिड वैल्यू n-2 होगी ना। जब n-1 हो जाएगी तब तो लूप ब्रेक हो जाएगा। तो i इक्वल टू 0 से i इक्वल टू n-2 तक चीज़ें चल रही हैं। लेस देन n-1 लिखने का मतलब ये हो गया, ठीक है। तो n- और ये टोटल कितनी आइट्रेशंस हैं, ये टोटल n-1 आइट्रेशंस हैं। हर एक आइट्रेशन के अंदर हम क्या कर रहे हैं,
एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन ये बात ध्यान में रखते हुए कि लास्ट आई एलिमेंट्स ऑलरेडी सॉर्टेड हैं, अपनी करेक्ट जगह पर हैं, तो हमें उन्हें कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पर कर भी लोगे कंपेयर तो भी आंसर ठीक आएगा, आंसर तो भी गलत नहीं आएगा, ठीक है। बट वो अननेसेसरी कंप्यूटेशंस हैं, तो वाई डू देम, राइट। लेट्स नॉट कंपेयर देम, थोड़ा टाइम बचा लेते हैं, थोड़ा ऑप्टिमाइज़ कर लेते हैं एल्गोरिथम को। इसलिए हमने यहाँ पर j की वैल्यू 0 से चलाई और n - i-1 तक ही चलाई, सो दैट हम आखिरी i एलिमेंट्स जो हैं उनको हम कंसिडर ही नहीं कर रहे कंपेयर करने के लिए। फिर हमने यार कंपेयर किया, अगर गलत ऑर्डर हमें दिखा तो हमने स्वैप कर दिया, ठीक है। दैट वॉज ऑल फॉर बबल सॉर्ट इम्प्लीमेंटेशन। अभी हमें बबल सॉर्ट से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए, सो लेट्स डिस्कस दोस। टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। यार पहले स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। देखो स्पेस तो हमने कुछ एक्स्ट्रा यूज़ नहीं किया है इस कोड के अंदर, छोटे छोटे वेरिएबल्स आई जे जो यूज़ किए उनको हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं मानते, ठीक है। क्योंकि अगर कोई ऐसा होता, लेट्स से अगर एरे गिवन है और हम इस एरे की कॉपी बनाते या कोई नया एरे यूज़ करते, तब तो कोई नई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आती, क्योंकि ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ द एरे के अंदर के अकॉर्डिंग हम कुछ काम कर रहे होते। बट क्योंकि यहाँ पर एक n वेरिएबल ले लिया, आई जे डिक्लेयर कर लिए, तो दैट इज़ नॉट स्पेस, दैट इज 1 2 वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो स्पेस यार इसका कॉन्स्टेंट हो गया, तो स्पेस हम जानते हैं O1 लिया जा रहा है, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लग रही है यार इसमें? नेस्टेड लूप्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी हमें ऑलरेडी आती है ना। तो देखते हैं एक बार। देखो i=0 के लिए j का लूप कितनी बार चल रहा है। i= अगर 0 हो तो j का लूप कितनी बार चलेगा यार? n-1 टाइम्स। i की वैल्यू 1 हो तो n-2 टाइम्स चल रहा है। i की वैल्यू 2 हो तो n-3 टाइम्स चल रहा है। ये मैं नीचे लिख रही हूँ कि j का लूप कितनी बार चल रहा है, ठीक है। क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस निकालने के लिए हमें यही देखना होगा ना कि फॉर एवरी i हाउ मेनी टाइम्स आर वी रनिंग द j वाला लूप, ठीक है। लास्ट में i की वैल्यू n-2 हो जाएगी, जिसके लिए j का लूप सिर्फ 1 टाइम्स चलेगा। n-i-1 के अंदर अगर आप i की वैल्यू n-2 पुट करते हो तो n-n+2 - 1 कम्स 1 आउट, कम्स आउट टू बी 1 ओनली। तो लास्ट टाइम तो सिर्फ एक बार चलेगा। तो स्टार्टिंग फ्रॉम n-1 हम इन सबको ऐड कर दें अगर, तो हमें पता चल जाएगा +n-3 अप टू 1। अब यार n आप कॉमन ले सकते हो, ठीक है। n टाइम्स ऐड हो रहा है बेसिकली, n-1 देखा जाए तो, क्योंकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं n-1। तो टोटल टर्म्स n-1 है, ठीक है। n को n-1 टाइम्स ऐड करोगे तो n इंटू n-1 आएगा। फिर उसके बाद माइनस कॉमन लेके इन सबको अगर ऐड कर दिया जाए तो 1 + 2 प्लस अप टू यार n-1, ठीक है। ये लास्ट नंबर जो ऐड हो रहा है, इसको यार अगर हम सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि हम ऑर्डर ऑफ n² काम कर रहे हैं। आप पूरा सॉल्व करके देख सकते हो, चलो पूरा सॉल्व ही कर लेते हैं एक बार। तो n² - n, अब यार ये सम ऑफ फर्स्ट n-1 नेचुरल नंबर्स, उसका फॉर्मूला में पता है n इंटू n+1/2, तो n-1 इंटू n/2 आ जाएगा यहाँ पर। इसको सॉल्व करेंगे तो दिखेगा 2n² - 2n माइनस n इंटू n-1, ठीक है, विच इज़ नथिंग बट 2n² - 2n माइनस n² प्लस n। 2n² - n² कितना हो गया? n² माइनस 2n प्लस n माइनस n हो गया, डिवाइड में 2 है, तो हमें दिखा n² - n/2 लास्ट में सॉल्व करके आया, जिसको हम लिख सकते हैं n²/2 माइनस n/2। अब n² के कंपैरिजन में n तो छोटा ही है तो उसको इग्नोर कर सकते हैं, तो फाइनली बच गया हमारे पास n²/2, बाई 2 को भी इग्नोर कर सकते हैं, तो फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास निकल के आई n², ठीक है। हम यूजुअली इतना भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे नॉर्मली भी सोच सकते हो कि यार ये अप्रॉक्सीमेटली n-1 टाइम्स लूप चल रहा है, हर एक के अंदर हम ऑर्डर ऑफ n काम कर रहे हैं, ठीक है। n से कम काम कर रहे हैं पर लगभग उतना ही कर रहे हैं,
ठीक है। तो n इंटू एन एन स्क्वायर ऐसे डायरेक्टली भी हम सोच सकते हैं, पूरा कैलकुलेट मैंने आपको यहाँ पर करके दिखा दिया है, ठीक है। तो बेसिकली इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यार n स्क्वायर हो गई है, यहाँ लिख देते हैं इसको। यार इस पर्टिकुलर कोड में वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ओ एन स्क्वायर ही है, बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ओ एन स्क्वायर ही है, और एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ओ एन स्क्वायर ही है। क्योंकि चाहे कोई भी इनपुट मिल जाए, कोई हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता, हम तो जितने कंपैरिजन्स कर रहे हैं उतने कर ही रहे हैं, ठीक है। अभी हम आगे देखेंगे कि हम एक्चुअल में इस एल्गोरिथम का बेस्ट केस इंप्रूव कर सकते हैं। इस एल्गोरिथम को हम अभी थोड़ा सा और इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यार, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्वैप्स क्या होंगे बबल सॉर्ट के वर्स्ट केस में। वर्स्ट केस यार तब होगा जब हमें एंटायरली रिवर्स एरे मिल जाए। लेट्स से हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है और इनपुट हमें कुछ इस तरह की मिल जाए, ठीक है। तो इस केस में हम मैक्सिमम नंबर ऑफ स्वैप्स कर रहे होंगे, ठीक है। कितने स्वैप्स कर रहे होंगे? आई की वैल्यू 0 के लिए जे का लूप n-1 टाइम्स चलता है, तो हम हर एक आइट्रेशन में जे की स्वैप कर रहे होंगे कुछ ना कुछ। दैट इज द वर्स्ट केस कि एट एवरी पॉइंट, एट एवरी कंपैरिजन यू डू स्वैप्स। n-1 कंपैरिजन से तो n-1 स्वैप्स हैं। तो वर्स्ट केस में यहाँ देखो, हर एक आइट्रेशन में हम देखो कितने ही सारे स्वैप्स जो भी हम कंपेयर कर रहे हैं वहाँ हम स्वैप कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, स्वैप कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, स्वैप कर रहे हैं। तो वर्स्ट केस में आप i इक्वल टू 0 के लिए n-1 स्वैप्स करोगे, i इक्वल टू 1 के लिए n-2 स्वैप्स करोगे, ठीक है। इसी तरह से i इक्वल टू n-2 के लिए लास्ट में आप 1 स्वैप कर रहे होगे। तो यार पहले पास में n-1 स्वैप्स, सेकेंड पास में n-2, और ऐसे कर करके यार लास्ट में 1 स्वैप, ठीक है। तो दिस इज़ द वर्स्ट केस कि हम जितने नंबर ऑफ कंपैरिजन्स कर रहे हैं उतने ही नंबर ऑफ स्वैप्स हमें करने पड़ जा रहे हैं जब हमें कम्प्लीटली उल्टा ऑर्डर मिल जाए। तो आप देखोगे कि वर्स्ट केस में सॉल्व करोगे इसे तो ये चीज़ निकल के आएगी यार n-1/2, ठीक है। तो इतने मैक्सिमम नंबर ऑफ स्वैप्स हमें वर्स्ट केस में करने पड़ते हैं, ठीक है। अब देखो अगली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग हम पढ़ने वाले हैं कि हाउ टू ऑप्टिमाइज द बबल सॉर्ट इन द केस ऑफ नियरली सॉर्टेड एरेज। देखो लेट्स से अगर आपको एरे मिल जाता है 2 1 3 4 5, ठीक है। तो हमारी एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हम आई का लूप चलाते हैं 0 से n-1 तक। व्हेन आई से i इक्वल टू 0 टू n-1, व्हाट आई मीन इज i इक्वल टू 0 से i लेस देन n-1 तक, ठीक है। सो 2 का मतलब यार यहाँ पर लेस देन का साइन है, इक्वालिटी का साइन नहीं है, ठीक है। तो i इक्वल टू 0 से n-1 आई की वैल्यू, आई की सर्टेन वैल्यू तक हम n-2th वैल्यू तक हम लूप चलाते हैं और हर एक लूप में हम कंपैरिजन्स करते हैं। एक बार देखो ज़रा इसको, फर्स्ट आइट्रेशन में जो कि i इक्वल टू 0 के लिए होगी, ठीक है, उसमें हम j के लूप से ये सारे कंपैरिजन्स करने वाले हैं। पहले इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इनका ऑर्डर गलत है तो हम इन्हें यार स्वैप कर देंगे, ठीक है। तो 2 की जगह तो यार 1 आ जाएगा और 1 की जगह 2 आ जाएगा, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको यहाँ पर लिख ही लेते हैं। ये ओरिजिनल एरे गिवन है 2 1 3 4 5, ये हमारे पास है। इन दोनों को कंपेयर किया और ज़रूरत थी स्वैप करने की तो स्वैप कर दिया। अब क्या कर रहे हैं, हम 2 और 3 को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। 2 और 3 को कंपेयर किया लेकिन स्वैप करने की ज़रूरत नहीं है तो कुछ नहीं किया। 3 और 4 को कंपेयर किया, स्वैप करने की ज़रूरत है, कुछ नहीं किया। 4 और 5 को कंपेयर किया, स्वैप करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं किया। नेक्स्ट आइट्रेशन पे जाएंगे। नेक्स्ट आइट्रेशन में एरे है 1 2 3 4 5। हम क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं। स्वैप करने की ज़रूरत है क्या, नहीं है तो नहीं स्वैप किया। इन दोनों में भी ज़रूरत नहीं है, नहीं स्वैप किया। 3 और 4 को कंपेयर किया, स्वैप करने की ज़रूरत नहीं है, स्वैप किया ही नहीं, ठीक है। 4 और 5 तो हम कर ही नहीं रहे कंपेयर। वो जे का लूप जो n-i-1 तक जा रहा है उसकी वजह से सिर्फ आखिरी कंपैरिजन 3 और 4 का होगा, ये कंपैरिजन होगा ही नहीं, ठीक है। अब आई की वैल्यू हो जाएगी यार 2, ठीक है। फिर हमारे पास सेम ही आ रहा है 1 2 3 4 5। इसके अंदर भी हम देखो कंपेयर कर रहे हैं, 1 और 2 को कंपेयर करेंगे, 2 और 3 को कंपेयर करेंगे, ठीक है। 3 और 4 को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं होगी, पर कुछ कंपैरिजन तो हमने करे हैं ना। पर ये सारे कंपैरिजन्स वेस्ट हैं यार, वाई आर वी इवन डूइंग दिस। हमारा एरे तो यहीं सॉर्ट हो गया था ना, बट लॉजिक के अकॉर्डिंग तो आई की वैल्यू 3 भी होगी, ठीक है। हम एक और बार जा कर के इनको कंपेयर कर रहे होंगे बैठ के, ठीक है। तो यार ऐसे केसेस में जहाँ पर हमें नियरली सॉर्टेड एरे मिल जाता है क्वेश्चन में, हम बबल सॉर्ट को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं।
कैसे? अगर हमें किसी तरह से ये पता चल जाए कि हमारा जो करंट एरे है वो ऑलरेडी सॉर्ट हो चुका है, तो हमें और ज़्यादा आइट्रेशंस करने की ज़रूरत ही नहीं है। मान लो मुझे i=1 पे ही पता चल गया कि यार ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो मैं i=2 करूँगी नहीं, मैं रुक जाऊँगी यहीं पर, ठीक है। सो बेसिकली हमें ये पता लगाना है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर आई की वैल्यू पे हमारा एरे सॉर्टेड है ऑलरेडी या नहीं। ये चीज़ हमें कैसे पता लग सकती है? अगर आपने अभी तक ऑलरेडी ऑब्जर्व कर लिया है तो यार देखो, जब ऑलरेडी सॉर्टेड एरे हमें मिलता है तो हम कोई भी स्वैप्स नहीं करते, हम कंपैरिजंस कर रहे हैं पर स्वैप्स नहीं कर रहे। तो हमें क्या पता लगाना है, क्या एक आइट्रेशन के अंदर कोई भी स्वैप हो रहा है या नहीं। अगर एक भी स्वैप हुआ है तो हम अगली बार भी कंटिन्यू करेंगे, पर अगर कोई स्वैप हुआ ही नहीं है तो इसका मतलब ये है कि एरे सॉर्ट हो चुका है। और अगर एरे सॉर्ट हो चुका है तो हमें अगली आइट्रेशन आएगी करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। इसको एक बार कोड में देखते हैं। देखो हमें क्या करना है यार, हमें पता लगाना है कि क्या कोई भी स्वैप हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम एक फ्लैग वेरिएबल ले लेते हैं, एक बूलियन ले लेते हैं जिसका नाम हम रखेंगे फ्लैग, जिसको हम इनिशियली फॉल्स डाल रहे हैं। ये फ्लैग क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हैज़ एनी स्वैपिंग हैपेंड। और इसको हम देखो आई वाले लूप के अंदर हमने ये डिक्लेयर करा है, ठीक है, क्योंकि फॉर एवरी आई वी वांट टू नो कि कोई स्वैपिंग हुई है या नहीं हुई है। हर एक आइट्रेशन के अंदर क्या कोई स्वैपिंग हुई है या नहीं हुई है, i=0 के लिए कोई स्वैप हुआ है या नहीं, ये जानना चाहते हैं हम। हुआ है, स्वैप हुआ है, तो हम i=1 पे जाएंगे और i=1 पे प्रोसेसिंग करेंगे। पर हमें ये भी जानना है साथ साथ कि क्या i=1 के लिए कोई स्वैप्स हुए हैं। अब i=1 के लिए कोई स्वैप्स नहीं हुए, ये चीज़ हमें रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। तो देखो फ्लैग फॉल्स है, इसका मतलब कोई स्वैपिंग नहीं हुई है। पर जब भी हम स्वैप करें, देखो स्वैप हम कहाँ कर रहे हैं, इस इफ़ ब्लॉक के अंदर हम लोग स्वैप कर रहे हैं ना, तो जब भी हम स्वैप करें यार, तब हम अपने फ्लैग को ट्रू कर दें। आप इस फ्लैग को ट्रू यहाँ पे कर दो या ये लास्ट लाइन में कर दो, कहीं भी कर सकते हो, ठीक है। इसका ट्रू करने का मतलब है यार कोई ना कोई स्वैप हुआ है, ठीक है। अब देखो जब हम इस जे लूप से बाहर आए, जे लूप से जब 7th लाइन से स्टार्ट हो रहा है हमारा जे लूप और 20 पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। मैंने इसको मिनिमाइज़ कर दिया है। जे लूप से जब हम बाहर आ जाते हैं तब हमें आई का अगला लूप शुरू करने से पहले चेक कर लेना चाहिए कि फ्लैग की वैल्यू क्या है। अगर फ्लैग फॉल्स है, कैसे चेक कर सकते हैं हम, इफ़ फ्लैग इक्वल टू फॉल्स या इफ़ नॉट फ्लैग, दोनों एक ही बात है, चाहे आप इसको ऐसे लिख लो या आप इसको ऐसे लिख लो। तो हमने यार फ्लैग को ट्रू कर दिया, इसका मतलब ये है कि सम स्वैप हैज़ हैपेंड। अगर एक भी स्वैप हुआ होगा तो यार ये फ्लैग ट्रू हो जाएगा। अब हम जब जे के लूप से यार बाहर निकलें, ठीक है, जे का लूप देखो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, इस पॉइंट पे जे का लूप ख़त्म हो रहा है। आई होप ये देख पा रहे हो आप। मैं ये अगर मिनिमाइज़ कर दूँ तो ये देखो ये जे का लूप ख़त्म हुआ है। तो जे के लूप ख़त्म होने के बाद आई का लूप शुरू करने से पहले हम चेक कर सकते हैं क्या ये फ्लैग फॉल्स है। बेसिकली हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं हैव एनी स्वैप्स हैपेंड। और अगर कोई स्वैप्स नहीं हुए इसका मतलब क्या है कि और एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है। अगर एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है तो हमारा काम ख़त्म, रिटर्न, नो नीड टू गो टू नेक्स्ट वैल्यू ऑफ आई, ठीक है। यार ये यहाँ पे ना मिनिमाइज़ कर दिया है मैंने टू शो यू कि हम जे का लूप ख़त्म करने के बाद 7th लाइन से शुरू हो रहा था जे का लूप देखो, और 19th लाइन पे ख़त्म हो रहा था। तो जे का लूप ख़त्म करने के बाद हम चेक कर रहे हैं क्या फ्लैग फॉल्स है। अगर फ्लैग फॉल्स है तो इसका मतलब है कि कोई भी स्वैप्स हुए ही नहीं थे। कोई भी स्वैप्स नहीं हुए थे इसका मतलब क्या है कि एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है, विच मीन्स दैट वी डू नॉट नीड टू गो टू द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ आई एंड वी कैन स्टॉप आवर प्रोग्राम हियर, ठीक है। अब फ्लैग इक्वल टू फॉल्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और हम फ्लैग के पीछे नॉट ऑपरेटर लगा सकते हैं, तो वो भी सेम चीज़ रहेगी, ठीक है। यहाँ से भी हम यही चेक कर रहे हैं। अब आप इसको रन करके देखो, प्रोग्राम तो जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा, ठीक है, बट हमने उसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ कर दिया है। हम कुछ स्वैप्स, कुछ आइट्रेशंस, कुछ ऑपरेशंस हमने बचा लिए हैं, ठीक है। अगर हम इस वाले कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें यार, तो वर्स्ट केस में तो ये कोड भी n² टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ही लेगा, ठीक है। वर्स्ट केस में n² ही लेगा। हमने क्या इम्प्रूव किया है यहाँ पे, हमने यहाँ पर ना बेस्ट केस इम्प्रूव किया है।
जो हमने पुराना वाला कोड लिखा था, इस कोड के अंदर तो यार बेस्ट केस में भी, बेस्ट केस क्या था कि ऑलरेडी सॉर्टेड एरे अगर आपको मिल जाए, ऑलरेडी सॉर्टेड एरे के अंदर भी आप जाके सारे काम कर रहे थे, वहाँ बेस्ट केस भी n² था। बट अब हमने बबल सॉर्ट का बेस्ट केस जो है इम्प्रूव कर लिया है बाय यूजिंग दिस फ्लैग वेरिएबल। कैसे? देखो, बेस्ट केस में हमें एरे मिलेगा ऑलरेडी सॉर्टेड। अब ऑलरेडी सॉर्टेड है तो हम i=0 से शुरू करेंगे, ठीक है। फिर हमने फ्लैग नाम का एक वेरिएबल रखा होगा जो कि फॉल्स होगा। जे का लूप शुरू होगा, ठीक है। जे की वैल्यू 0 से लेके यार एंड तक चलेगी और हम सारे कंपैरिजन्स करेंगे, बट फ्लैग फॉल्स ही रहेगा, फ्लैग ट्रू होगा ही नहीं। फ्लैग ट्रू नहीं होगा तो लास्ट में हम i की वैल्यू 1 करने से पहले चेक करेंगे क्या फ्लैग फॉल्स है। फ्लैग फॉल्स है तो हम क्या कर देंगे यार, वहाँ रिटर्न कर देंगे। हम i की वैल्यू 0 के बाद i की वैल्यू 1 पे भी नहीं जाएंगे, ठीक है। तो हमने कितना काम किया कोड में, देखो i की वैल्यू 0 से शुरू किया और ये j वाला लूप चलाया एक बार, ये j वाला लूप एक बार तो चलाया बेशक, ठीक है, पर फिर उसके बाद ना i की वैल्यू कभी 1 ही नहीं हुई। तो हमने कितने टाइम में इस कोड को रन कर दिया, कितने ऑपरेशंस में? सिर्फ n ऑपरेशंस में, o(n) टाइम में। बेसिकली बिग O के टर्म्स में अगर हम बात करें तो ये j वाला लूप्स n-1 टाइम चला होगा, ठीक है, सिर्फ n-1 टाइम, और i वाला लूप सिर्फ एक ही बार चला होगा, ठीक है। बेस्ट केस में हमने बबल सॉर्ट को O(n) बना दिया, ठीक है। वर्स्ट केस और एवरेज केस अभी भी n² ही है, ठीक है, बट कुछ ऑप्टिमाइजेशन हमने ज़रूर कर दिया है। नाउ लेट्स सी व्हाट आर स्टेबल एंड अनस्टेबल सॉर्ट। हर एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम को या तो हम स्टेबल सॉर्ट बोल सकते हैं या अनस्टेबल सॉर्ट बोल सकते हैं, दो कैटेगरीज मान लो, ठीक है। काफ़ी बार ये चीज़ पूछ ली जाती है इंटरव्यू में ना, कोई पूछ लेता है या MCQ आ जाता है कि यार बबल सॉर्ट स्टेबल सॉर्ट है या अनस्टेबल सॉर्ट है। अब देखो, स्टेबल सॉर्ट और अनस्टेबल सॉर्ट क्या होते हैं। लेट्स से आपको एक एरे गिवन है जिसके अंदर डुप्लीकेट्स वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो लेट्स से 5 4 3 2 3 स्टार। अब स्टेबल सॉर्ट एल्गोरिथम वो होती है जो सॉर्ट करते वक्त जो ओरिजिनल अकरेंसेस थी डुप्लीकेट एलिमेंट्स की, उनको सेम ऑर्डर में रखे। यहाँ पे दोनों 3 हैं, पर मैंने बस मार्क करने के लिए इसको 3 लिख दिया और इसको 3 स्टार लिख दिया, क्योंकि ये दोनों 3 हैं, बट एक 3 तो आ रहा है सेकेंड इंडेक्स पे और अगला 3 आ रहा है यार 4th इंडेक्स पे। तो आप देखोगे कि जो स्टेबल सॉर्ट एल्गोरिथम्स होती हैं, जो स्टेबल सॉर्ट्स होते हैं, उनके अंदर जो 3 बेसिकली जो डुप्लीकेट एलिमेंट अनसॉर्टेड एरे में पहले आ रहा था, वही एलिमेंट सॉर्टेड एरे में भी पहले आ रहा होगा। बेसिकली 3 और 3 स्टार का ऑर्डर सेम रहेगा, 3 पहले आएगा, 3 स्टार बाद में आएगा। अनस्टेबल सॉर्ट क्या होते हैं यार? अनस्टेबल सॉर्ट ऐसी कोई गारंटी नहीं देते। अनस्टेबल सॉर्ट में आउटपुट ये भी आ सकता है, देखो ओरिजिनल एरे में 3 स्टार बाद में था, 3 पहले था, पर अनस्टेबल सॉर्ट के केस में आपको 3 स्टार पहले और 3 बाद में मिल सकता है, ठीक है। तो स्टेबल अनस्टेबल क्लियर है कि भाई स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स क्या होती हैं, जिनमें ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस ऑफ डुप्लीकेट एलिमेंट्स इज सेम इन दी सॉर्टेड एरे एज गिवन इन दी ओरिजिनल एरे, ठीक है। क्या बबल सॉर्ट स्टेबल एल्गोरिथम है? हाँ जी, बबल सॉर्ट स्टेबल एल्गोरिथम है, क्योंकि देखो जब हम कंपैरिजन करते हैं बबल सॉर्ट के अंदर, यहाँ पे कंपैरिजन में हमने इक्वल टू ऑपरेटर लगाया ही नहीं है। हम स्वैप सिर्फ तब करते हैं जब नंबर गलत ऑर्डर में हो। इक्वल नंबर अगर होते हैं, इक्वल नंबर्स को भी हम स्वैप नहीं कर रहे, ठीक है। तो अगर इक्वल नंबर अगर हमें मिल भी रहे हैं, अगर हमें इस तरह का इनपुट मिल भी रहा है, तो आप देखोगे बबल सॉर्ट के अंदर जो डुप्लीकेट एलिमेंट बाद में आया होगा वही सॉर्टेड एरे में भी बाद में होगा, ठीक है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि हम इक्वालिटी को कंसिडर नहीं कर रहे स्वैप्स करते वक्त, हम इक्वल एलिमेंट्स को स्वैप करते ही नहीं है, इसलिए बबल सॉर्ट स्टेबल होती है, ठीक है। क्या बबल सॉर्ट एक इन प्लेस एल्गोरिथम है? इन प्लेस एल्गोरिथम कौन सी होती है यार? जिसमें हमने सेम ही एरे के अंदर चेंजेस कर दिए हैं, हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज़ किया है, और हमने देखा था कि बबल सॉर्ट O(1) टाइम लेती है, O(1) स्पेस लेती है, बबल सॉर्ट O(1) स्पेस लेती है, और जो यार गिवन एरे था A, उसी के अंदर हमने स्वैप्स कर करके इसी एरे को सॉर्टेड बना दिया, हमने कोई नया एरे नहीं बनाया, इसलिए बबल सॉर्ट एक इन प्लेस एल्गोरिथम भी है, ठीक है। सो यार विद दैट वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। आज हमने बबल सॉर्ट एल्गोरिथम के बारे में कुछ चीज़ें देखी कि एल्गोरिथम क्या है, इम्प्लीमेंटेशन क्या है उसकी, वर्स्ट केस में कितने स्वैप्स होते हैं, ठीक है। और हम
नियरली सॉर्टेड एरेज के केस में किस तरह से बबल सॉर्ट एल्गोरिथम को इम्प्रूव कर सकते हैं, नंबर ऑफ स्वैप्स को, नंबर ऑफ ऑपरेशंस को मिनिमाइज कर सकते हैं। कैसे कि यार एक फ्लैग वेरिएबल देख लो, अगर एरे ऑलरेडी सॉर्ट हो चुका है तो कोई स्वैप ही नहीं हुआ होगा, उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करेंगे हम एक फ्लैग लेके, एक बूलियन फ्लैग लेके, ठीक है। और लास्ट में हमने देखा कि यार स्टेबल और अनस्टेबल एल्गोरिथम्स क्या होती हैं। बबल सॉर्ट एक स्टेबल एल्गोरिथम है, ऑर्डर ऑफ डुप्लीकेट एलिमेंट्स रिलेटिव ऑर्डर चेंज नहीं होता सॉर्टिंग के बाद, ठीक है। एंड लास्टली एक बबल सॉर्ट एक इन प्लेस एल्गोरिथम भी है, ठीक है। तो यार अगर आपसे कोई पूछे कि बबल सॉर्ट का आप कैसे इम्प्लीमेंटेशन करोगे कि बेस्ट केस, बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन में बेस्ट केस क्या होगा, तो यार बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बबल सॉर्ट की ON रहेगी, वर्स्ट केस ON² और एवरेज केस भी ON², ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ हमें सारी सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स की बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए, ठीक है। आगे भी हम जो सारी एल्गोरिथम्स करेंगे सबकी सारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ हम देखेंगे, सबको आपस में कंपेयर करेंगे, एनालाइज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम करने वाले होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एज अ जेंटल रिमाइंडर, आप pwskills.com वेबसाइट पे जाके लेक्चर्स के नोट्स, असाइनमेंट्स और अपकमिंग लेक्चर्स का शेड्यूल एक्सेस कर सकते हैं। एंड ऑल ऑफ दिस इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड आई विल हाईली एडवाइज कि आप असाइनमेंट्स ज़रूर से सॉल्व करें। लेक्चर्स के वीडियोस तो देखें ही, बट इट्स मोर इम्पॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वली इम्पॉर्टेंट कि आप असाइनमेंट भी सॉल्व करें। आपको कॉन्सेप्ट्स पे बहुत अच्छी ग्रिप और मास्टरी बनेगी अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व करते रहेंगे। और अगर आपके कोई भी डाउट्स रह जाते हैं असाइनमेंट से रिलेटेड या लेक्चर से रिलेटेड, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फॉर्म को फिल कर सकते हैं एंड वी विल सी द फॉर्म, एंड जो भी रेलिवेंट डाउट्स हैं वी विल पिक देम अप एंड एड्रेस देम in the upcoming live doubt resolution sessions that we will conduct. So thank you again and happy coding. Bye.